हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10th की जीव जैव प्रक्रम। ठीक है, सबसे पहला जो जीव विज्ञान का आप लोग का चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस पूरे सीरीज में आपको सारे जो मैट्रिक बोर्ड से रिलेटेड जितने भी आपके वीडियो है वो सब आपको लगातार 1 बाय 1 आपको मिलते चलेंगे। तो एक एक सारे वीडियो पे अपडेटेड रहिएगा। जिस तरीके से आपको सारे लेक्चर आते चलेंगे तो हम लोग एक एक आपके एनसीईआरटी पॉइंट सारे लिए गए हैं, उस तरीके से आपको सारा यहाँ पे बताया गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझते चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की। सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपके जीव विज्ञान की क्या, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जैव प्रक्रम। अब ये जैव प्रक्रम का मीनिंग, जैसे कि आपका सबसे पहले जो आपकी 10th में सबसे पहला यही चैप्टर क्यों लिया गया, ये भी होता है ना कि आपकी, क्योंकि आप एक जीव विज्ञान पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा ये होता है कि जैव प्रक्रम, इसका मतलब ये है कि आपको किस तरीके से जीवों के बारे में जानना होता है। ठीक है, कि क्या हम किसी को सजीव बोल सकते हैं, निर्जीव बोल सकते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसको कि किस तरीके से आपके, ठीक है, जैव प्रक्रम का सबसे पहला आपका चीजें इसमें चलने वाली है। तो इसमें देखो आपको लिखा गया है कि जैव प्रक्रम क्या है, जीवन की मूलभूत क्रियाएं हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है आपका, जीवन की मूलभूत क्रियाएं हैं जो प्रत्येक जीवों को जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। ये प्रक्रियाएं जीवों को उनकी आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने में, वृद्धि करने में, इस सब में क्या होती है, सहायक होती है। ये कहने का क्या मीनिंग है वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम, प्रक्रम मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस। ठीक है, जीवों में होने वाला वो प्रोसेस जो किसी जीव को सजीव बनाता है। बेसिकली क्या है कि हाँ वो कोई जीव है, वो जीवित है, वो किसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं, वो यही आपका क्या, जैव प्रक्रम। हम लोग सबको जीव नहीं बोल सकते ना, या सबको जीवित नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हमको पता है वो उस तरीके से क्रियाएं नहीं कर रहा है जो उसको जीवित रहने के लिए एसेंशियल होता है। इसलिए तो हमारे यहाँ क्या है, दो आपके बटे हुए हैं कि सजीव और निर्जीव। सजीव वो होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, सारे जैव प्रक्रम की क्रियाएं होती रहती है, और निर्जीव वो जिनमें ये सब नहीं होती है। यानी आपके अंदर, आप लोग को सब अच्छे से पता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का सबसे बेस्ट मीनिंग क्या है आपका, कि जीवन की मूलभूत क्रियाएं। ठीक है, आपकी जैव प्रक्रम क्या है, जीवन की मूलभूत क्रियाएं। अब मूलभूत क्रियाएं क्या क्या होती है, जो कि क्या हो रहा है, जैसे कि आप लोग नॉर्मली सब लोग सोच सकते हो क्या होगा, सांस लेना, ठीक है, चलना फिरना। किसी भी सजीव को हम लोग सजीव किस तरीके से बोल पाते हैं कि किस तरीके से वो मूवमेंट कर रहा है, किस तरीके से गति कर रहा है, क्या बोल रहा है, इसके अंदर क्रियाएं क्या हो रही है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, किस तरीके से चीजें चल रही है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सजीव में आता है। जो उनके लिए क्यों होता है ये जैव प्रक्रम, क्यों जरूरी है, अब ये इसलिए क्योंकि आंतरिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, आंतरिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब ये बताइए, हमको किसी को कोई भी काम करना होगा, ठीक है, हमको चलना है या किसी भी तरीके का मूवमेंट करना है, तो हमको ऊर्जा जरूरत है ना। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, ये आपके सारे जैव प्रक्रम प्रोसेस से मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ग्रोथ भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं। ठीक है, तो उस वृद्धि के लिए भी आपके सारे क्या है, मूलभूत क्रियाएं, यानी कि यही आपके जैव प्रक्रम में जो भी क्रियाएं होती है, इस तरीके से। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये सजीव और निर्जीव में मैंने थोड़ा सा बेसिक एक डाला हुआ है, एनसीईआरटी में भी है, कि आखिर सजीव और निर्जीव किस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो सजीव सब बचपन से हम लोग जानते हैं कि क्या वो होते हैं जो जीवन प्रक्रिया करते हैं और जीवित रहते हैं। ठीक है, यानी वही जो जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं जिसमें चलती रहती है जिस भी जीव में, वो क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है, और वो जीवित रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हम लोग को सब पता है ना, मनुष्य है या जितने भी पशु पेड़ पौधे, यहाँ पे इमेज आप लोग देख सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग का, यहाँ पे दिया हुआ है आपका। ये सब जो थिंग्स है वो क्या है, आपकी सब सजीव कहला रही है, और ये क्या है आपकी निर्जीव। आप देख सकते हो ना, ये बैग थैला, ये सब बेंच वगैरह, ये सब क्या है, उसके अंदर कोई है क्या ऐसा कि सांस लेता हो या चल रहा हो, मूवमेंट कर रहा हो, इस तरीके से चीजें नहीं होती ना। इसलिए क्या है आपका, तो जो जैव प्रक्रम है वो इसलिए इसमें बताया गया है कि जीवन के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है वही सजीव, यानी वही जीवित रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका, सजीव बताया गया है। और निर्जीव कौन होते हैं, वो जो जीवन की प्रक्रियाएं नहीं करते हैं और जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, आपके सारे जो भी पत्थर धातु प्लास्टिक ये सब क्या होते हैं,
निर्जीव होते हैं। ये तो सबको पता ही होता है लगभग, लेकिन मैंने इसलिए बस यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ दे दिया कि आपको पता लगे कि हाँ किस तरीके से जैव प्रक्रम आपको सजीव रहने में या जीवित रहने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, पोषण। अब यहाँ पे ये आएगा कि जो जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं हो रही थी, जैसे ये जीवित होने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं वो जैव प्रक्रम में कौन कौन सी होती है जो उसको जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है सबसे पहला क्या है, पोषण, कि हमको पोषण की जरूरत होती है। तो पोषण हो गया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है कि पोषण हुआ किस तरीके से हमको क्या भोजन लेना है नहीं लेना है, और किस प्रकार से बहुत सारे जीव पोषण के अकॉर्डिंग बटे हुए होते हैं, वो सब चीजें पहला आपका जैव प्रक्रम में आता है। पोषण के बाद क्या आता है, श्वसन। उसके बाद क्या होगा आपका श्वसन, जो आपने पोषण लिया उसका किस तरीके से आपको एनर्जी प्राप्त होना है, वो आपको जो भी ऊर्जा प्रदान होगी वो आपको कहाँ से मिलेगी, श्वसन से मिलेगी। फिर आपका क्या होता है, परिवहन। क्या, परिवहन। जो भी पोषण से प्राप्त आपके भोज्य पदार्थ है उसको सारे एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए आपको किसी न किसी तरीके के आपके एक चैनल्स की जरूरत पड़ती है, जो क्या होता है आपका परिवहन, जो कि क्या होता है परिवहन, यानी वहन करना। एक जगह से दूसरे जगह जाएगा ना, तो आपका किसके थ्रू जाएगा, इससे भी हो जाता है। ठीक है, परिवहन। उसके बाद क्या हो गया आपका, परिवहन के बाद ये किस तरीके से चीजें चल रही है, ठीक है, कि पोषण श्वसन परिवहन के बाद आपका बाद में क्या होता है, चीजें क्या हो रही है परिवहन के बाद, जो परिवहन करके जो सारे कोशिकाओं तक पहुंचा उसमें क्या होगा, वहां मेटाबॉलिज्म होगा, यानी क्या सारा उपापचयी क्रियाएं होंगी। उपापचयी क्रियाएं होने के बाद क्या होगा आपका कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस बनेंगी, यानी कि क्या जो कोशिकाओं के लिए जरूरत है वो अपने पास रख लेगा, और जरूरत जो नहीं है उसको क्या करेगा, वो बाहर फेंक देगा। पता है ना सबको कि हमारे यहाँ भी कुछ खाना बनाते हैं, तो खाना जो बना है उसके दौरान में हमारे यहाँ भी कुछ कचड़े निकलते हैं जो यूजफुल हमारे लिए नहीं होते, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, बाहर डाल देते हैं। ठीक है, या अच्छे तरीके से उसको डंप कर देते हैं कि बाहर किसी भी ना हमारे यहाँ मतलब गंदगी फैलाए ना बाहर कहीं गंदगी फैलाए, उसको अलग एक तरीके से क्या होता है मैनेजमेंट करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये चीजें चलती है आपकी। तो अब ये जो हो रहा है, तो यानी क्या हुआ, दो चीजें चली यहाँ पे। तो परिवहन के बाद जो एनर्जी मिला वो तो हम लोग यूज कर लिए, ठीक है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, मेरा बोलने में वो एनर्जी गया, कुछ अंदर काम चल रहे होंगे, ठीक है, हमारे पाचन डाइजेशन की क्रिया चल रही होगी, तो वहाँ ऊर्जा वो यूज हो रही होगी। और जो नहीं हो रही है, यानी जो आपके अपशिष्ट पदार्थ बन गए हैं जिसको हमको शरीर से बाहर निकालना है, वो क्या होगा, वो उत्सर्जन में चला जाएगा। वो आपका कहाँ चला जाएगा, उत्सर्जन में चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से क्या हो गया आपका उत्सर्जन। ठीक है, अब क्या है सो समझो, इस तरीके से आपकी बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे आती है, तो सब हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। तो पहला क्या है हमारा पोषण। तो पोषण के बारे में क्या बोला हुआ है, पोषण एक महत्वपूर्ण जीव प्रक्रम है जो जीवों को अपने विकास और जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्वों को प्राप्त करने में क्या होता है, सहायता देता है। क्या बोला यहाँ पे, पोषण एक क्या है, महत्वपूर्ण जीव प्रक्रम है। ठीक है, महत्वपूर्ण। अब हम लोग देख रहे हैं ना कि जैव प्रक्रम में आपका सबसे पहले क्या आता है, पोषण आता है, जो जीवों को अपने विकास और जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषक तत्वों को प्राप्त करने में क्या होता है, सहायता करता है। विकास और जीवन के लिए आवश्यक है। अब वो पोषक तत्व हम लोग लेंगे ही नहीं, क्यों हम लोग कहते हैं कि हाँ भोजन बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ समझो तो कोई भी जीवित रहता है तो कहता है 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए ना, तो हम लोग क्या है अच्छे से रह लेंगे और कुछ भी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली अगर आपके पास ये तो पैसा या जो भी कपड़े ये वगैरह आपको क्या है, घर, ये सब सेकेंडरी चीजें हो जाती है। जीवित रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है हमारा, कि हाँ हमको भोजन चाहिए, हमारा ऑक्सीजन चाहिए, जिस तरीके से हम क्या हमारे अंदर सारी जैव प्रक्रिया होते रहे, हमको एनर्जी मिलते रहे, हम क्या रहे, जीवित रहे। तो अल्टीमेटली हमारा जो नीड होता है, बेसिक नीड, वो हमारा पोषण होता है, जो भी खाना होता है, भोजन होता है,
और हमारे क्या होता है श्वसन, ये सब प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। तो जीवन के क्या हुआ, विकास के लिए हुआ ना, जीवन के लिए हुआ, आपका ग्रोथ करने के लिए आपका ये पोषण आवश्यक है, ठीक है। फिर क्या होता है आपका ये पोषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। मेजर आपके यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। मेजरली जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण और अपरपोषी पोषण, ठीक है। अब ये चीजें क्या है, नाम से पता चल रहा होगा ना, स्वपोषी, परपोषी और अपरपोषी। कहने का मतलब क्या है, अपरपोषी का मतलब होता है परजीवी तरक्की से रहता है, ठीक है, यानी मृतजीवी। अपरपोषी को मृतजीवी से भी बोल सकते हो। तो स्वपोषी का क्या है, हरे पौधे, स्वपोषी, स्व मतलब क्या होता है खुद, अपोषी वैसे जंतु या वो भी जीव, जो भी जीव जो क्या होते हैं अपना पोषण क्या होते हैं खुद बना लेते हैं, ठीक है। वो खुद अपना प्रक्रिया जानते हैं कि हमको किस तरीके से एनर्जी बनाना है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम लोग क्या, हम लोग डिपेंडेंट है ना, हम लोग हरे पौधे पे डिपेंडेंट है, वो सब खाना लाते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, तब हम लोग खाते हैं, जिससे हमारी एनर्जी मिलती है। ऐसा है क्या कि हम लोग अंदर ही, मतलब हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है, हम लोग ऐसे ही खुद ब खुद सेल्फ बनाते रहते हैं और ऐसे ही जीवित है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं, ठीक है। हम लोग इस सीरीज में पूरा एक एक टॉपिक हम लोग समझते चलेंगे बेटा, सब लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझते हुए, जानते हुए कि हम लोग को क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। इससे क्या होता है, आपको एग्जाम में अपने लिखने में भी अच्छा रहेगा, प्लस में आपको सेल्फ जो होता है वो भी इनहेंस करेगा कि आपको क्या नॉलेज मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा जितने भी लेक्चर आती रहेगी उसमें बने रहिएगा साथ में, ठीक है। अब देखो, स्वपोषी में तो समझ में आ गया, यानी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, अभी बताएंगे, ठीक है। हरे पौधे क्या होते हैं, आपको मैंने बताया कि हरे पौधे क्या होते हैं, अपने खाना खुद बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जो हरे पौधे हैं वो क्यों अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, क्योंकि वो उसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने से क्या मतलब है, उनको देखो ना, वो एक जगह पे अपना है, वो कहीं जाते नहीं है कि हाँ हमको सब्जी लेने मार्केट जाना है या हमको ये पानी वगैरह चाहिए, इस तरीके से है क्या उनके यहाँ, या कुछ किचन वगैरह का सिस्टम है, ऐसा नहीं है। वो एक जगह पे स्थिर है। आपको पता है कि जब आपकी सन रेज जो उन पे पड़ती है, ठीक है, आपकी सनलाइट पड़ती है, प्रकाश, तो उस प्रकार में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। आपको ये पता है कि अल्टीमेटली हमारे अंदर जिससे ऊर्जा मिलने वाली है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लाइक क्या, ग्लूकोज, क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज होगा तो हमको इस तरीके से क्या है, हमको ग्लूकोज चाहिए। तो ये हमारा जो स्वपोषी पोषण में, यानी हमारे जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश का, यानी सूर्य प्रकाश का ऊर्जा का उपयोग करके और क्या, जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और क्या करेंगे, पानी के साथ मिलके हमारा क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज क्या होगा, आगे जाके श्वसन में टूटेगा और हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये तो स्वपोषी पोषण में। इनको कुछ लगा क्या, देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए खुद बनाए ना, कहीं बाहर से या किसी मतलब दूसरी की जीवों पे डिपेंडेंट नहीं रहे, ये सारा काम ये खुद कर लिया, ठीक है। परपोषी पोषण में क्या होगा, परपोषी, पर मतलब क्या होता है, यानी दूसरे पे जो पोषण जिसका दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो जीवों जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं परपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परपोषी पोषण कहलाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, वो जीव जो भोजन के लिए किन पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके परपोषी पोषण, ठीक है। यहाँ पे तो सब समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग मनुष्य, हम लोग परपोषी में आते हैं क्योंकि क्या होता है, हम लोग को कोई भी खाना चाहिए तो हम लोग हरे पौधे पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो भी है, ठीक है। फिर क्या है, अपरपोषी पोषण, कुछ जीव मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक। ये सब क्या है आपका मेजरली स्वपोषी और परपोषी में ही आते हैं, बाकी परपोषी में आ जाते हैं, आपको आगे बताएंगे। तो कुछ क्या है जो दूसरे जीवों पे उस तरीके से नहीं, सड़े गले पदार्थों पे होते हैं, ठीक है, मृत, ठीक है, मृत कार्बनिक पदार्थ। कहीं पे देखते होंगे ना जहाँ सड़ा गला रहता है वहां पे और ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह का ग्रोथ हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे बैक्टीरिया उसको सफाया कर देता है, फिर क्या होता है, नेचुरल क्लीनिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया और कवक आपके होंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। पोषण क्या होता है आपका, जो जीवों के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, कि आपको किस तरीके से पोषक तत्वों को प्राप्त करना है
और महत्वपूर्ण सारे जीवन की प्रक्रियाएं करनी है, तो वो पोषण में आते हैं। पोषण 3 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी और अपरपोषी। यहाँ पे मेजर आप 2 भी बोल सकते हो, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी परपोषी में क्या हमको पता चल रहा है ना कि स्व मतलब जो भोजन अपना स्वयं बनाते हो, अपरपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है देखिए, ठीक है, अब जब हम लोग पोषण डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब वहां पे सारा डिटेलिंग में देखेंगे कि किस तरीके से पोषण में चीजें चलती है। हम यहाँ पे अभी एक एक जैव प्रक्रम की होने वाली प्रक्रियाएं देख रहे हैं। तो पोषण में देखा ना किस तरीके से चीजें चल रही है। अब हम लोग क्या है, दूसरा स्टेप क्या था, श्वसन। मैंने अभी जस्ट बोला जो आप पोषण के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट बनाए हो, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, जो हमने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। ठीक है, क्या बनाया, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज का क्या करना है हमको, इसका क्या होता है, श्वसन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, उससे हमको क्या मिलती है, एटीपी। इससे हमको क्या मिलती है, एटीपी, यानी कि क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ठीक है, श्वसन एक, यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, ये एक जीव प्रक्रम है। ठीक है, ये सेकेंड जीव प्रक्रम है आपका। ठीक है, जिसमें जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन को तोड़ते हैं। यानी जो आपका ग्लूकोज है उसको तोड़ने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की होती है, और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हमको जो बोलने के लिए एनर्जी चाहिए या किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, वो हम कहाँ से लेते हैं, इस ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एटीपी मिलती है, यानी हम उसके थ्रू कार्य करते हैं। ठीक है, फिर श्वसन आपके 2 प्रकार के होते हैं, वायु श्वसन और अवायु श्वसन। यानी कि क्या, वायु श्वसन मतलब ये होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका भोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वायु के प्रेजेंस में ही तोड़ पाते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। और अवायवीय श्वसन क्या होता है, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की क्या किसमें होती है, अनुपस्थिति में होती है और कम ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, ऑफ कोर्स हम लोग देख सकते हैं, हम लोग क्या वायवीय श्वसन करते हैं, इसका मतलब कि हम लोग वायु के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू हम अपना भोजन तोड़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रयोग, हम लोग को बहुत ज्यादा काम करना होता है, तो हमको क्या होता है कि एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उपयोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हम लोग देखो कितने अच्छे तरीके से सारा कार्य कर लेते हैं। आप लोग को इस तरीके से सारी चीजें करने में हम लोग सक्षम हो पाते हैं। लेकिन वो लोग जो आपके अवायवीय श्वसन, यानी कि क्या, वहां पे ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं, ठीक है, यानी जो भी आपके बैक्टीरिया है, कुछ कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कुछ कुछ आपके ये सब की यूज नहीं करते, यानी ऑक्सीजन का वो यूज नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण क्या, उनमें ऊर्जा की कम उत्पन्न होती है। बेसिकली उनको ऊर्जा की जरूरत भी क्या होती है, कम ही होती है। ठीक है, अब वो छोटे छोटे एक जीव है, बैक्टीरिया क्या है, एक जीव है, तो उनको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक जो इमेज लगा हुआ है वो क्या है, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग कि एक साइकिल दिखाया गया है कि किस प्रकार से सन, ठीक है, सन का एनर्जी का यूज करके एक हरा पौधा क्या बनाया है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बनाया, खाना बनाया, यानी कि क्या हमको मिला, ये ग्लूकोज बनाया गया है। ठीक है, ग्लूकोज बना, अब वो ग्लूकोज कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया। देखो यहाँ पे लिखा है ना, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में गया। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ है, वहां से एटीपी मिली, वहां से क्या मिली, एटीपी मिली, और उस तरीके से एक जीव क्या है, अपना हंसता खेलता जीवन व्यतीत कर रहा है, यानी कि एटीपी का यूज करके। सिंपल। तो देखो एक साइकिल पता चल रहा है ना कि कैसे हम लोग पौधे, प्लांट वहां से यूज कर रहे हैं, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया तक चला गया, वहां से हमको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्या था, श्वसन के बाद परिवहन, तीसरा हमारा क्या था, परिवहन। तो परिवहन में क्या है, परिवहन जीवों के शरीर में पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया है। ठीक है, परिवहन क्या होता है, आपके जीवों के शरीर के पोषक तत्वों, जैसे कि पोषक तत्वों को, गैस को और अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, परिवहन की प्रक्रिया है। मैंने अभी जस्ट बताया ना, परिवहन हमको क्यों जरूरत है, यानी हम जो भोज्य पदार्थ लिए हैं, पाचन हुआ है उसका हर एक कोशिकाओं तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सारे कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, सारा एनर्जी नहीं मिलेगा। यानी जो हमारे अंदर क्या होता है, बोला जाता है कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो क्रियात्मक इकाई है, कार्य करना है, यानी सारा कार्य हमारे कोशिकाओं में ही होता है, तो उनको तो एनर्जी चाहिए ना, सारा भोज्य पदार्थ तो चाहिए ना,
सबसे पहले तो जो भी आपके भोज्य पदार्थ आपकी दी गई है पोषण के थ्रू वो क्या होगा, आपके सारे कोशिकाओं तक पहुंचेगी, ठीक है। तो कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए हमको जरूरत है एक परिवहन की, एक संचलन, आपको एक चैनल्स की जरूरत है जो एक जगह से दूसरे जगह भोज्य पदार्थों को, गैस को, और क्या है गैस मतलब क्या, जैसे हम लोग श्वसन के थ्रू CO2 O2 इस तरीके से गैस का परिसंचरण होता है ना। और क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ, यानी जो खाना बनाया उससे क्या अपशिष्ट पदार्थ निकल गए हैं उसको भी थोड़ा बाहर भेजने के लिए भी एक क्या होता है, एक वे ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, यानी आपको एक परिवहन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप परिवहन का नीड समझ सकते हो कि किस किस तरीकों पे हो सकती है। अब यहाँ पे परिवहन भी दो तरीके से होते हैं हमारे मनुष्य में, ठीक है, रक्त परिवहन और लसिका परिवहन। ये मनुष्य में स्पेशली बताया गया है। आपके प्लांट में भी परिवहन होते हैं जिसमें सारे जैसे जाइलम फ्लोएम वो आपके कंडक्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो रक्त परिवहन में क्या होता है, रक्त शरीर में पोषक तत्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रक्त शरीर में क्या होता है, किसका किसका, वही पोषक तत्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। और जो लसिका होती है, जब आप परिवहन चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें आपको बहुत डिटेलिंग में बताया जाएगा। अभी बस हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक इंट्रो सेक्शन देख रहे हैं कि कैसे आपके एक जैव प्रक्रम के लिए ये सारी क्रियाएं आपकी जरूरी होती है, ठीक है। तो लसिका शरीर में अपशिष्ट पदार्थों, वसा और रोगाणुओं का परिवहन करता है। किसका किसका करता है, अपशिष्ट पदार्थों का, वसा का और रोगाणु मतलब जो भी आपके कोई भी कॉजिंग फैक्टर है, ठीक है, डिजीज, उसको जो एंटी इम्यूनिटी बॉडी जो होती है वो आपके सारे इसमें रोगाणुओं में ट्रैवल करते हैं, यानी लसिका में। तो इस तरीके से आपके परिवहन का एक इम्पोर्टेंस बताया गया है कि आपको कितना ज्यादा ये जरूरी है कि हमारे परिवहन होना किसी भी तरीके से। अब क्या है यहाँ पे, ये आपको हार्ट बताया गया कि हमारा क्या है, हार्ट क्या होता है, आप हार्ट यानी हृदय, हृदय से ही हमारी सारी परिसंचरण की प्रक्रिया होती है ना। तो यहाँ से आपका ये चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब बाकी जो भी इमेजेस यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको बाद में, ठीक है, यानी कि जब हम लोग परिवहन पढ़ेंगे तब एकदम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। अब हम लोग परिवहन को देख चुके हैं, यानी अभी तक हम लोग कितने चीज देख लिए हैं, आपका पोषण हुआ, श्वसन हुआ और परिवहन हुआ, ठीक है। तो आपकी 3 चीजें हो चुकी है। अब देखो उत्सर्जन यानी परिवहन के थ्रू जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ पहुंचे वहां पे उसको क्या होगा, उसको बाहर निकालना। उत्सर्जन जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्या है, ये प्रक्रिया है। लिखा ना यहाँ पे, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्या है, प्रक्रिया है। ये क्या है, हमारा उत्सर्जन है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो उत्सर्जन प्रक्रिया है, मैंने बोला ना कि आपको जरूरत है कि हमारे यहाँ जो भी अपशिष्ट पदार्थ बन गए हैं उसको बाहर निकालना। वो सारा कौन से प्रोसेस से होगा, उत्सर्जन प्रोसेस से। क्योंकि आप खुद सोचो ना, हम आपके यहाँ अगर सड़े गले पदार्थ आ जाए, ठीक है, कुछ खाना बनाया, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बने, आप उसको घर में ही अपने यहाँ रख रहे हो, ठीक है, तो आप अपने यहाँ रखोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सड़ना चालू करेगा, फिर धीरे धीरे पूरा घर का माहौल बर्बाद हो जाता है। अगर आप जैसे तैसे बाहर भी फेंक देते हो तो बाहर का माहौल खराब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्लीनिंग का प्रोसेस रखते हैं ना कि नहीं, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको एक अच्छे जगह पे, जहाँ पे नहीं कुछ है वहां पे अच्छे तरीके से उसको डंप करना होता है, ठीक है, ताकि वो किसी प्रकार का डिजीज कॉज ना करे, कोई बीमारी ना फैलाए, और बहुत ही हमारा वातावरण और घर हर जगह पे क्या रहे, स्वच्छता मेंटेन रहे। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी होता है कि अगर हम जो भी खाना पीना खाया उससे अपशिष्ट पदार्थ निकला तो उसको बाहर निकालना जरूरी है। क्योंकि अगर घर में रख लेंगे यानी हमारे अपने शरीर में रह जाएगा तो बहुत तरीकों को क्या होगा, बीमारी उत्पन्न करेगा। इसका एग्जाम्पल आप खुद लगा सकते हो कि देखो जिसका किडनी फेलियर हो जाता है, आपको पता है ना, वृक्क यानी कि हमारी क्या होती है, किडनी उत्सर्जन प्रक्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो यहाँ पे इमेज भी बना हुआ है, ठीक है, आपकी क्या है, इस तरीके से ये क्या है, किडनी है, 2 किडनी हमारे बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो किडनी यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, अगर कोई आपके यहाँ जानना हो, ठीक है, पूछना, जिनके यहाँ भी किडनी थोड़ा सा भी खराब हो जाता है या कुछ भी प्रकार से आपका उत्सर्जन में, रीनल प्रक्रिया में, यानी कि आपकी किडनी में कुछ भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो कितना प्रॉब्लम होता है उस इंसान को या किसी भी मनुष्य को जो आपके किडनी वाले से ग्रसित है। इसका मतलब क्या, आपको इससे सीधा समझ में आ जाएगा कि उत्सर्जन प्रक्रिया कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे क्या होता है, जो किस प्रकार से आपके उत्सर्जन के प्रकार है, उत्सर्जित पदार्थ है, यहाँ पे लिखा है प्रणाली उत्सर्जन के प्रकार उत्सर्जित पदार्थ। तो जैसे कि क्या, मनुष्य में क्या होते हैं आपके उत्सर्जन का प्रकार, मूत्र उत्सर्जन क्या होते हैं,
मूत्र उत्सर्जन, हम लोग मूत्र का उत्सर्जन करते हैं और ये मूत्र उत्सर्जन में मेन उत्सर्जी पदार्थ क्या होती है, यूरिया, लवण और पानी, इतने ही देखते हैं ना। मेजरली सबको याद भी होगा कि हाँ यूरिया का हम लोग हमारे यूरिन के थ्रू किसका परिवहन होता है, यूरिया का, ठीक है। मूत्र के थ्रू यूरिया बाहर निकल जाते हैं, मैक्सिमम अमाउंट तो पानी ही होता है, ये तो पता ही चलता है। पौधों में क्या होता है, परिवहन उत्सर्जन का प्रकार वाष्पोत्सर्जन। अब वो तो यूरिन नहीं यानी मूत्र का निर्माण नहीं करते हैं और ना ही उनमें इस तरीके का कोई उत्सर्जन प्रक्रिया होता है, ठीक है, जो किडनी जैसे हम लोगों में। तो इन लोगों में क्या होता है, वो वाष्पोत्सर्जन की जो उनकी लीफ है, ठीक है, वहां से क्या होता है, वो इस तरीके से सररेज पड़ती है तो वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वो सोचते हैं कि जो भी वाटर बाहर निकल रहा है उस वाटर के थ्रू हमारे अंदर के जो भी गंदगी है यानी जो भी प्लांट के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बने उसको क्या कर देना, बाहर निकाल देना। ये आपकी चीजें हो गई। तो पौधे क्या निकालेंगे, पानी यानी इसके थ्रू। और जनरली जो अपशिष्ट पदार्थ है इनके आज बहुत कम होते हैं, पानी ही एक्स्ट्रा हो जाती है तो उनको क्या कर दो, बाहर निकाल दो, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब क्या है, पादपों में परिवहन, जो भी अभी हम लोग देख रहे थे वो पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। पौधों में पानी, खनिज और भोजन का परिवहन होता है। जड़ों से पानी और खनिज ऊपर की ओर क्या होता है, जाइलम नामक उत्तक से जाते हैं और पत्तियों भोजन के नीचे की ओर फ्लोएम नामक उत्तक से जाते हैं। यानी जो अभी हम परिवहन देख रहे थे ना उत्सर्जन के लिए, ठीक है, वो आपका किसके, इस तरीके से पौधों में ही होते हैं, ठीक है। तो जड़ों से पानी एवं खनिज क्या होते हैं, जाइलम द्वारा, अभी जस्ट मैंने बोला था ना, जाइलम द्वारा क्या होती है, ऊपर की ओर आती है। और पत्तियों में क्या होते हैं, आपके भोजन से फ्लोएम द्वारा नीचे की ओर आती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है खाना हमारे यहाँ मतलब बेसिकली पौधों में कहाँ बनती है, लीफ में बनती है। लीफ में बनेगी तो वो जो खाना बना है, जो भोजन बना है, वो तो जड़ को चाहिए ना, सारे लोगों को भी चाहिए। तो वहां से फ्लोएम जो है वो सबको पहुंचाता है और जड़ जो है वो जब पानी वगैरह सारा एब्जॉर्ब करेगा, खनिज और जल, वो क्या करेगा, जाइलम के थ्रू सारे के सारे पौधों में परिवहन करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्या है, जो आगे जो इतना चीज समझ गए, ठीक है, कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चीजें देख लिए। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है आपका जैव प्रक्रम का, क्या है, जीवों में नियंत्रण और समन्वय। ये क्या मतलब हुआ, ये जो इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है, पोषण वगैरह आपको दिख रहा होगा कि हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, पहले श्वसन पोषण बाद में हो, या आपके उत्सर्जन पहले ही हो जाए, इस तरीके से सीक्वेंस में ना हो, या कब उत्सर्जन करना है, कब आपके पोषण होने हैं, कब आपके किस तरीके से पाचन होना है, ये सिस्टम में ना चले तो क्या होता है, अगर कहीं किसी आपके देख लो ना, किसी भी जगह को आपके सुचारू तरीके से चलाने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, तो क्या होता है, आपकी गवर्निंग बॉडी बहुत अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। कोई भी आपका मेंटेनेंस में चलता है कि हाँ एक उसको कंट्रोल करेगा फिर अगला उसको कंट्रोल करेगा, इस तरीके से। लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो सब लोग अपने अपने तरीके से काम करने लगे, या पहले ये या वो सीक्वेंस में ना हो, तो क्या होगा, अगर जो बच्चे पहला क्लास में पढ़ रहे थे वो पहला क्लास में ना पढ़ के 10th क्लास में पढ़ने लगे, समझ में आएगा क्या, नहीं। प्लस में क्या होगी, सारी प्रक्रिया इधर से उधर उलट पुलट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या है कि हमारे यहाँ नियंत्रण एवं समन्वय के लिए भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जैव प्रक्रम यानी एक जीवों को जीवित रहने के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो, जीवों में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र सहित विभिन्न तंत्र उनके कार्यों को नियंत्रित करने में समन्वय करते हैं। कैसे होता है वो तो हम लोग जब चैप्टर आएगा नियंत्रण एवं समन्वय तो उसमें पढ़ेंगे ही, ठीक है। ये आपको इसलिए बताया गया है कि हर चीज नियंत्रण में होती है, चाहे वो पौधे में हो या हमारे जंतुओं में। तो क्या होता है, जंतुओं में आपके अंतःस्रावी तंत्र होते हैं और आपके तंत्रिका तंत्र होते हैं, जो कि सारे सिस्टम को क्या होते हैं, कंट्रोल करते हैं कि हाँ कब क्या कौन सा कार्य करना है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो गया इसके बाद, जैसे यहाँ पे देखो ब्रेन में दिखाया है तंत्रिका तंत्र, ये देखो आप एक इमेज देख सकते हो कि ये जो भी आपका एक ह्यूमंस है जिसमें क्या है, आपको इस तरीके से पूरा समन्वय करने के लिए देखो किस प्रकार से एक जाल बिछा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बने हुए हैं, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है हमारा कि नियंत्रण एवं समन्वय कितना ज्यादा जरूरी है। वही देख लो, जिनमें नियंत्रण नहीं रहता है या कि सामंजस्य नहीं रहता आपस में, तो वो सही से कार्य नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से कब क्या करना चाहिए वो नहीं हो पाता, वो सही से अपना जीवन जी नहीं पाते। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो इस तरीके से तो जीवन बेकार है ना। तो आपके नियंत्रण एवं समन्वय एकदम इम्पोर्टेंट है। यह तंत्रिका तंत्र आवेगों को उपयोग कर शरीर में विभिन्न भागों में संदेश को पहुंचाते हैं। हमको कुछ पता चल रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है,
ये सब हमारे तंत्रिका तंत्र के बदौलत ही होता है। वो आवेगों को ग्रहण करते हैं और हमको सारी चीजें समझ में आती हैं। अंतःस्रावी तंत्र भी होते हैं आपके तंत्रिका तंत्र के अलावा, जो किसके थ्रू काम करते हैं, हार्मोन्स के थ्रू कार्य करते हैं, ठीक है, जो रसायनों का उपयोग करके शरीर के जितने भी कार्य हैं उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो हार्मोन्स के जैसे क्या होते हैं आपके बहुत सारे, जैसे डाइजेस्टिव के लिए, डाइजेशन के लिए भी एक हार्मोन्स होते हैं, फिर ग्रोथ के लिए, ठीक है, कि सारा मेटाबॉलिज्म किस तरीके से हो उसके लिए हार्मोन्स होते हैं, यानी आपकी उपापचयी क्रियाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग सारे क्या देख चुके हैं, ठीक है, आपकी जो जीव प्रक्रम है उसके सारे अभी तक 5 स्टेप देख चुके हैं। अब छठा क्या है आपका, प्रजनन। अब ये कैसे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, सो समझो। एक जीव तो जीवित रह लेगा, ठीक है। पहली बार सोचो जब इस धरती पे क्या आया था, एक बैक्टीरिया आया था या एक सेल, जब एक कोशिकीय जीव बना होगा, ठीक है, उसमें ये सारी प्रक्रियाएं हो रही थी, पोषण उसको मिल रहा था, श्वसन उसको मिल रहा था, परिवहन, एक कोशिकीय तो ज्यादा जरूरत नहीं था उसको, ठीक है, उत्सर्जन की भी प्रक्रिया हो जा रही थी, ठीक है। फिर उसमें क्या नियंत्रण, अब ये कोशिकीय सेल है तो सारा नियंत्रण भी कर ले रहा था अपने सारे कार्यों पे, ठीक है, सारा काम कर लिया, जीवन उसका अच्छे से चल रहा था। लेकिन अगर क्या हो, अपना एक से अस्तित्व ना बना पाए, यानी आपकी एक बैक्टीरिया से 2, 3, 4 बैक्टीरिया से नहीं बनेंगे तो क्या होते, वो एक सेल बनता पहली बार और उसी से में मर जाता और फिर कोई नहीं रहता, उसकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। तो आज हम लोग बैक्टीरिया होता भी है ये नहीं जान रहे होते, ठीक है, इवन उससे आगे जो आज हम लोग का निर्माण हो चुका है वो भी नहीं समझ रहे होते। तो इसका मतलब क्या है, एक जीव के लिए उसका जो बोलते हैं ना कि हमारा ये साम्राज्य चलता रहे, हमारा वंश चलता रहे, तो उसके लिए प्रजनन बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर वो अपना एग्जिस्टेंस ही खो देगा तो ये धरती पे उसकी क्या पहचान रह गई, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, प्रजनन जीवों के लिए अपनी प्रजाति, यहाँ लिखा ना, प्रजाति को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो भी आपके जीव है उनकी जो भी प्रजाति है उसको बनाए रखने के लिए प्रजनन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 तरीके से प्रजनन होते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है आपका, इसमें 2 जनुकों के युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। इनमें क्या होता है, 2 जनुकों के युग्मकों, ये जब हम लोग प्रजनन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीजें डिटेल करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इतना तो सबको समझ में आता है ना। लैंगिक जनन मतलब ये होता है जिनमें 2 माता पिता की जरूरत होती है और उनके जो गैमेट होते हैं, युग्म होते हैं, उनकी जरूरत होती है, यानी आपके फीमेल और मेल इस तरीके से होता है ना, फर्टिलाइजेशन, यानी आपका क्या होता है, मिक्स होता है और तब एक क्या होता है, जीव का निर्माण होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यानी यहाँ पे 2 जनुकों यानी माता और पिता के युग्मों का जरूरत होता है, जिससे नई प्रजाति को या नए जीव का उत्पत्ति होती है। ये लैंगिक प्रजनन में है। अलैंगिक में क्या होता है आपका, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, ठीक है, यानी कि आपको एक जनक का मतलब क्या है, इसमें माता पिता की जरूरत नहीं है, कोई भी एक है आपका ये बन जाएगा, ठीक है। उससे क्या होता है, संतति माता पिता की प्रतिरूप होती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया है कि जो भी संतति है वो माता पिता की प्रतिरूप होती है, यानी जो भी अकेले सिर्फ माता ही अपना बच्चा जन्म दे सकती है या पिता ही अपना बच्चा जन्म दे सकता है, ठीक है, इस तरीके से इसमें बताया गया है। और एकदम जो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उसके हूबहू दिखते हैं। जैसे कि क्या है, आप बहुत सारा गुलाब का पौधा लगाया होगा, ठीक है, क्या होता है, हम लोग कली को काटते हुए लगा देते हैं, है ना, बीज से लगाते हैं क्या, उसको नहीं, हम लोग काट के लगाते हैं। तो उसमें हमको 2 पौधों की जरूरत, बेसिकली उसमें बीज की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसको काट के लगा देते हैं हम लोग और वो बहुत अच्छे से हो जाता है और एकदम अपने पेरेंट्स के हूबहू नजर आते हैं, ठीक है, यानी कि माता पिता के हूबहू प्रतिरूप एकदम नजर आते हैं। तो वो आपके क्या हो जाते हैं, अलैंगिक जनन, यानी हमकी लैंगिक प्रजनन में हमको माता पिता 2 की आवश्यकता होती है, अलैंगिक प्रजनन में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ माता एक सिर्फ पिता या कोई भी अन्य जीव आपके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक बनी हुई है, ठीक है, किस प्रकार से, देखो एक ये प्लांट का है और ये क्या है आपका जंतु का है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग अभी पूरा हम लोग जैव प्रक्रम क्या होता है वो समझ लिया, ठीक है। तो जैव प्रक्रम हम लोग क्या लिखेंगे कि जीवों में होने वाली वो सारी प्रक्रियाएं जो उसको क्या रखती है, जीवित रखने के लिए जरूरी होती है, ठीक है, वो सारे उसको ग्रोथ करवाने के लिए। तो ये सब कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, ये सब आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, कि जीवन आपके पोषण श्वसन, ठीक है, परिवहन उत्सर्जन और नियंत्रण समन्वय और क्या लास्ट में प्रजनन। इतने ही आपको ये आपको क्या है पूरा 10th का समझो तो एक आपको समरी दिया गया है, ठीक है,
कि आपके पूरे कक्षा 10 में आपको सारे वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब जो भी आपको जीव विज्ञान में पढ़ना है वो पहले आपके जैव प्रक्रम में दे दिया गया है, पूरा नोटिस कर दिया गया है। अब वो आपको चीजें पढ़नी है, यानी ये जो 6 है वो 6 चैप्टर में आपके बटे हुए हैं, सारे के सारे किस में बटे हुए हैं, 6 चैप्टर में। तो हम लोग अब पहला अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं, क्या है, पोषण परिचय। ये जो जैव प्रक्रम है वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर जो बच्चे भारती भवन का बुक पढ़ते हैं उनमें सबसे पहला चैप्टर पोषण या परिचय इस तरीके से पोषण के नाम से आया होगा। तो हम लोग पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पोषण का परिचय देखते हैं। तो परिचय तो हम लोग लगभग ऑलमोस्ट ले लिए हैं, तो ठीक है। यहाँ पे आपके पोषण का एक ऐसे इमेज बना हुआ है कि देख सकते हैं आहार जो होता है। तो जीवन संबंधी क्रियाओं को चलाने के लिए सभी जीवों को 2 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। क्या बोला, जीवन संबंधी क्रियाओं को चलाने के लिए सभी जीवों को 2 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। 2 प्रमुख आवश्यकताएं क्या है, ठीक है, क्या है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए निरंतर ऊर्जा की पूर्ति और शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। 2 चीजें क्या हुई, जीवन की उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए निरंतर ऊर्जा की पूर्ति, यानी जो भी प्रक्रियाएं चल रही है हमारे अंदर उसको कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए। आप खुद सोचो ना, आपके यहाँ कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए होता है। कि ऐसे तो नहीं है कि अब बिना एनर्जी के सारे लोग कार्य करते रहते हैं, नहीं, उनको एनर्जी चाहिए होती है, उसके फॉर्म वहां पे वो खाना खा रहे हैं, ठीक है। फिर शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण होता है। अब वृद्धि होती है तो कुछ टूटते फूटते भी है, ठीक है, बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनते हैं, बिगड़ते हैं, या हम ही लोग को चोट लग जाता है, इस प्रकार से। तो क्षतिपूर्ति के लिए भी हमको क्या पड़ती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। जीव द्रव्य का क्या होता है, आवश्यकता होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की जरूरत जीवन पर्यंत होती है। यानी ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए हमको क्या है, ये भोजन की जरूरत होती है। और ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक पोषण, आप देखें ना, पोषण के थ्रू ही आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, यानी ग्लूकोज मिलेगा, और वो ग्लूकोज टूटेगा तभी आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे आप सारा कार्य करेंगे। जिस दिन ये प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिस दिन ये जैव प्रक्रम की सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी, जिससे आपको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, उस दिन क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि हाँ ये उसकी धड़कनें बंद हो गई, सारी चीजें बंद हो गई, यानी उसको क्या कर घोषित कर दिया जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है। यानी एक जीव को जीवित रहने के लिए सारे ये प्रक्रियाएं इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 2 आपके पोषण से ही आपको क्या हो सकते हैं, पूरी हो सकती है। अतः वह विधि, आप इसको एक अंडरलाइन ये कर सकते हैं, ठीक है। अतः वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करता है वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। मतलब वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चीजें पोषण की होगी, ये आप डिफिनेशन लिखना है जब भी पोषण का आएगा तो, ठीक है। ये समझ में आ ही रहा होगा कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो पोषण की 2 विधियां हैं, स्वपोषण और परपोषण, जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया ना, ठीक है, कि मेनली आपके क्या होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण मतलब क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और परपोषण मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, स्वपोषण को देखते हैं। स्वपोषण का परिभाषा और क्या उदाहरण, ठीक है। तो स्वपोषण वह प्रक्रिया है, ये आप लोग अभी जस्ट समझ गए हैं, ठीक है, कि स्वपोषण क्या होता है, जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। ये भोजन कैसे तैयार कर देते हैं, खुद ब खुद बना लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है, जैसे देखो इसमें हरे पौधे आपके बनाए हुए हैं, जो आपके सारे वो हरे पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। ये तो सिंपल हुआ था। परिभाषण क्या होगा, पोषण की वह विधि जिससे जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। आप इस तरीके से इसका परिभाषा लिख सकते हो। स्वपोषण करने वाले जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। जो स्वपोषण की प्रक्रिया करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो स्वपोषी जीव कहलाता है। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण मैंने अभी जस्ट बताया ना कि आपके जो हरे पौधे हैं वो क्या होते हैं, आपकी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के थ्रू क्या होती है, आपकी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ेंगे अभी। तो उदाहरण में क्या होंगे, हरे पौधे, शैवाल, कुछ बैक्टीरिया जो क्या होती है,
स्वपोषी है। तो स्वपोषी जब भी आए आपके पोषण बनाने के लिए तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, इससे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। आपका जो एक पेज होता है ना, या कॉपी जो बोलो, ठीक है, कॉपी क्या होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है अगर आप इस तरीके से लिखते हो कि हाँ उसका परिभाषा ये है, लिखा, फिर उसको इस तरीके से एक पॉइंट दूसरा पॉइंट बनाया। चीजें हमेशा क्या लिखनी चाहिए, पॉइंट्स बना बना के लिखनी है, ठीक है। कहानी कभी नहीं बनाना है। अगर पॉइंट्स बने रहते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छा मिलता है, और आपके जो भी एग्जामिनर उनको भी चेक करने में बहुत आसानी हो जाता है, और वो खुश हो जाते हैं कि हाँ इस तरीके से है, और फिर ये भी लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है तब तो इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो आप ये चीज पैटर्न समझ लो। अब फिर एक इधर उदाहरण देके आप इसको समझा दो कि क्या होगा। तो हरे पौधे, सवाल और कुछ बैक्टीरिया। तो इससे आपका क्या होगा, कॉपी बहुत ही सुंदर दिखता है। आपको भी इस तरीके से पॉइंट्स में पढ़ते हैं तो चीजें याद रह जाती है, ठीक है। आपको किसी भी बताने में कोई भी झिझक नहीं होगी, याद रहेगा। तो आप हम लोग हमेशा कॉपी भी अच्छा से लिख लोगे और नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। पर पोषण, स्वपोषण देखिए आप क्या है, पर पोषण ये देखो क्या है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आपके एक जंतु है, कितना अच्छा से देख रहा है, देखो, ठीक है। अब ये क्या है, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। ये तो सिंपल सबको पता है, अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परिभाषा में क्या हो जाएगा, परपोषण करने वाले जीवों को परपोषी कहा जाता है। परपोषण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं, परपोषी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जानवर, कवक, कुछ बैक्टीरिया जो कि क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, ठीक है। देखो कितना अच्छे से ऐसे पॉइंट्स बने रहते हैं तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो परिभाषा क्या था, परपोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। बेसिकली ये परिभाषा में आप इसको लिख देना, ठीक है, कि परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, और वे जीव जो परपोषण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, परपोषी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है। उदाहरण के लिए क्या है, कोई भी जानवर, जंतु, कवक और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका मृतजीवी पोषण, जिसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण, जिसको बोला जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और सी है आपका क्या, प्राणी समपोषी, जो कि क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो 3 प्रकार के परपोषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मृतजीवी पोषण यानी जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं, तो जनरली वो क्या हो गया, परपोषण के ही अंदर आ गया ना, जो दूसरे पे, कैसे भी दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। परजीवी पोषण जो कि आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं, यानी दूसरे जीवों के अंदर रहेंगे और बड़ा अच्छा से रहेंगे, ठीक है, आराम से खाना पीना खाएंगे उनका। और फिर क्या होगा, प्राणी समपोषी होगा, ठीक है। अब क्या है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में क्या होगा आपका, परिभाषा, मृतजीवी पोषण के जीव मृत कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण में जीव मृत कार्बनिक पदार्थ, जो भी सड़े गले पदार्थ है, वहां से अपना भोजन जो भी उनको लगेगा, जो कि उनके काम का है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे क्या एनर्जी ले लेते हैं। परिभाषा, मृतजीवी परपोषी मृत पौधों और जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये आपका ये परिभाषा में ये जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, मृतजीवी परपोषी, यानी जो ये जीव है वो मृत पौधे और जानवरों, यानी जो मृत पौधे या जानवर जो मृत हो गए हैं उनमें अपना भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका, मृतजीवी परपोषण हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, वही कवक, कुछ बैक्टीरिया और केचुए। आपको दिखते होंगे ना केचुए हमारे, जो भी जैसे खेत में होते हैं, ठीक है। तो खेत में कुछ पौधे जो है वो मर गए, ठीक है, उनकी तो वो वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो केचुए है वो उसको थोड़ा सड़ाना गलाना चालू करता है, उससे अपना जो काम का चीज है वो ले लेता है। और साथ में हमारे मिट्टी जो है, मृदा में वो चीजें भी वो आपके जो पोषक तत्व है उसमें डाल देती है, जिसके कारण क्या होता है कि बोला जाता है ना कि हाँ हमारे जो भी प्लांट्स हैं उसकी जो भी सड़ी गली चीजें वो हमारे अगर खेत में रहती है तो उसकी उर्वरक क्षमता और बढ़ जाती है, ठीक है। और इसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहायता देता है हमारा केचुआ, इसलिए बोला जाता है किसान को इसका मृत आपका क्या बोलते हैं, बेसिकली मित्र बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, आपको क्या होता है, ये फ्रेंड कहलाता है, यानी कि क्या होता है, मित्र होता है आपके किसान के, ठीक है। हमारे किसान के क्या है, केचुए आपके मित्र कहलाते हैं। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे ना, तो वो बचपन में क्या मतलब हमारे एनसीईआरटी में और एक ये क्वेश्चन भी रहता था कि किसान को किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, केचुए को कहा जाता है। परजीवी पोषण। अब हमारा दूसरा क्या है, पर पोषण में दूसरा पोषण क्या है, परजीवी पोषण।
क्या है इसका? परजीवी पोषण, पर पोषण जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। ये जो परजीवी है, अब आपको लग रहा होगा पर पोषण तो समझ में आ रहा है ना कि सारा जो जीव है वो भोजन के लिए किसी दूसरे चीजों पर डिपेंडेंट रहेगा। अब ये दूसरे अनेक तरीके से हो सकते हैं। जैसे अभी पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? मृत जीवी। तो मृत जीवी में वो था कि मृत जीवों पे वो डिपेंडेंट था, तो मृत जीवी कहलाया। परजीवी में क्या था? ये मृत जीवी पे, मतलब मरे हुए लोगों पे नहीं, बेसिकली जो जीवित जीव है उनके अंदर रह के ये उन पे आश्रित रह के ये क्या होता है? अपना भोजन तैयार करते हैं और तभी वो जीवित रह पाते थे। जीव दूसरे जीवों पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। समझ में आ गया? परजीवी परपोषी दूसरे जीव पर रहते हैं, ठीक है, मेजबान यानी उन पे डिपेंडेंट रहते हैं और उससे अपना क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। फिर आप क्या हो गया आपको उदाहरण में? जूं। हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल यही है कि हमारे बालों में जो जूं आपको देखने को मिलता है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके किसका? परजीवी का। वो आपको दिखता है ना हमेशा, मतलब हमारे अगर कभी हो गए तो हमारे सर पे वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं हमारे, वो खून कहते हैं ना, खून चूस लिया, ठीक है, इस तरीके से वो हमारे ब्लड से, यानी वो खाना हमसे ही प्राप्त करते हैं, हमारे को ही हानि पहुंचाते हैं। फीता कृमि, फीता कृमि कहने का मतलब होता है आपका टेपवर्म, यानी हमारे कहते हैं ना कि पेट में कुछ तरीके का जोक हो गया हो, ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं आपकी ये चीजें होती हैं। अमरबेल, अमरबेल एक तरीके का प्लांट है, देखने में लगेगा आपको प्लांट, लेकिन क्या होता है वो दूसरे जीवों पे डिपेंड रहता है। इस तरीके से कहते हैं ना बहुत सारे प्लांट आपके वो होता है, इस तरीके से इसका इमेज रहेगा। आपको कोई भी जंतु यहाँ पे आता है तो फट से ऐसे बंद हो जाता है और अंदर रासायनिक पदार्थ निकलेंगे उसको पाचित कर देंगे, ठीक है, तो इससे आपके ये हो जाते हैं। प्राणी संपोषण, या ठीक है, प्राणी संपोषण मतलब क्या होता है? वैसा जीव जो अन्य जानवरों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। प्राणी संपोषण उसको बोल रहे हैं जो दूसरे जानवरों को खा लेगा, डायरेक्ट जानवरों को खा लेगा। जानवरों मतलब बड़े बड़े को मत जाइए, ठीक है, यानी जो सिर्फ जानवरों को डायरेक्ट आपके पूरा होल प्राणी को ही खा सकता है, वो क्या कहलाता है? अब प्राणी बहुत सारे छोटे छोटे भी होते हैं ना, तो उनके ये हैं। परिभाषा में प्राणी संपर्पोषी दूसरे जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उदाहरण में शेर, बाघ, भेड़िया, मछली, ये सब क्या होते हैं? प्राणी संपोषी होती है। हमारी जो अमीबा है ना, ये अमीबा, उनमें भी क्या होता है? हमारा प्राणी संपोषण ही होता है, क्योंकि वो खुद भी, जैसे क्या है अमीबा इस तरीके से आपका पता है ना, इस तरीके से शेप है, यहाँ पे कोई भोजन है यानी कोई जीव है, तो इस तरीके से अपने अंदर इसको ग्रहण कर लेता है, पूरा का पूरा वो जो छोटा जीव है उसको ग्रहण कर लेता है, उसको पाचित करके एनर्जी ले लेता है, ठीक है, इस तरीके से ये है आपका। अब क्या है आपके पोषण के प्रकारों के तुलनात्मक अध्ययन। ये क्या मतलब? ये एक तरीके से मैंने एक समरी निकाला हुआ है कि कैसे आप ये तुलना करोगे, तो ये आपको ये समझ में आ जाएगा। जब शॉर्टकट समझना हो तो स्वपोषण, परपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी और प्राणी संपोषी, तो ये आपको अगर एक लाइन में सबको कभी रिवीजन करना हो तो ये हो जाएगा। स्वपोषण, जीव अपना भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। सब लोग हम साथ में बोलते चलिएगा, ठीक है, स्वयं बनाते हैं। परपोषण में क्या होता है? जीव अपना भोजन क्या होते हैं? अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी में मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी में दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और उससे भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में आपके जूं थे, फीताकृमि थे। मृतजीवी के क्या थे? कवक, कुछ बैक्टीरिया, जानवर, कवक आपके पर पोषण के और स्वपोषण के हरे पौधे एवं शैवाल, ठीक है। प्राणी संपोषी में जीव दूसरे जानवरों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शेर, बाघ, चीता, इस तरीके से जो चीजें आपकी हो गई, ठीक है। अब क्या है आपका पौधों में पोषण। अभी क्या देखा हम लोगों ने? आपके पोषण में जैव प्रक्रम की सारी इंट्रोडक्शन देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका क्या है क्या आपका आपके सारे पोषण की प्रक्रिया देख लिए, स्वपोषण, परपोषण, ये सब चीजें देख लिए। अब जो मेजर आपके टॉपिक में है, ठीक है, आपके जो चैप्टर अध्याय में दिया गया है वो अब ये है, इतना समझो ना, तो इंट्रोडक्शन चल रहा था आपके धीरे धीरे आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से है। तो ये देखो, एक तो जल्दी खत्म भी होगा, साथ साथ में आपको सारी चीजें समझ में भी आएगी और आपको सारा नोट्स भी दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग सब लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी किसी भी तरीके का आपको दिक्कत आए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि क्या प्रॉब्लम है या आपको किससे रिलेटेड और आगे किस प्रकार से आपको नए नए वीडियो चाहिए, ठीक है। जो भी डाउट्स आपके आते हैं, कमेंट आता है, वो आपके कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है आपके पौधों में पोषण, पहला सबसे बड़ा क्या होता है? पौधों में पोषण, ठीक है। तो यहाँ पे पौधों में पोषण
ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, सॉरी, अभी थोड़ा काम आ गया था। तो अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे, पौधों में पोषण देख रहे थे। ठीक है, पौधों में पोषण के लिए क्या होता है, पौधे अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं। अभी तो इतना बार ये बोल चुके हैं हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में, कि आप लोग को पूरा याद हो गया होगा, अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये भी पता है कि जो भोजन स्वयं बना पाते हैं वो कौन से विधि से बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जो जीवन बनाए रखने के लिए या ऊर्जा प्रदान, उसे क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। आपको सबसे ज्यादा मेजर क्वेश्चन इधर से ही आएंगे, किस तरीके से आएंगे सो देख लो। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान सबको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं कि पत्तियों में होता है। ठीक है, तो पत्तियों में होता है। जैसे देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक कहाँ होती है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट कहाँ होती है, पत्तियों में। कहाँ होती है, पत्तियों में होती है ना, आपको वही लिखा हुआ है। ठीक है, कि देखो ये क्लोरोप्लास्ट बना हुआ, बहुत सही इमेज है आपका ये बना हुआ। ठीक है, कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट में सारी चीजें नजर आती है। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, उसमें आपके आउटर मेम्ब्रेन मतलब कि बाह्य आवरण, अंतः आवरण, सारी चीजें दी गई है। तो पता चल गया कि हमारा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, हरित लवक में होती है। हरित लवक कहाँ होता है आपका, पत्तियों में होता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी चीजें हैं। तो हरित लवक पौधे के हरे पत्तियों में पाया जाता है, मैंने आगे लिख दिया है। ठीक है, और हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्या बोला सो समझो। ठीक है, ये हरे पत्तियां, हरे तो नहीं नजर आ रही है, मैंने येलो से लिखी है। ठीक है, आप समझ लो हरी पत्तियां हैं। उसमें सबसे पहले तो आपको दिखता होगा ना कि कहाँ बनता है भोजन, तो हरी पत्तियों में बनता है। हरी पत्तियों में भी कहाँ बनता है, वो होता है कि हाँ खाना कहाँ बनता है, तो घर में बनाते हैं ना हम लोग। फिर बोला जाता है कि घर में भी कहाँ बनता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, किचन में बोलते हैं। तो किचन हमारा क्या हो जाता है, आपका हरित लवक हो जाता है। अब क्या बोलता है कि हरित लवक यानी किचन में भी एग्जैक्ट कौन बना रहा होता है, यानी किस तरीके से एनर्जी। हाँ, तो मम्मी लोग मिल के, गैस रहती है वहां पे। ठीक है, आपके चूल्हे होते हैं, वहां पे खाना बनाते हैं, यानी मेन चूल्हा होता है वहां पे आपका काम करने के लिए। तो यहाँ पे मेन कौन है आपका, क्लोरोफिल। यहाँ पे मेन कौन है, पत्ती रही, यानी कि आपकी पत्तियां रही, उसके बाद क्या रहा, हरित लवक रहा, उसके अंदर क्या रहा हमारा आपका, बोलो, क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश को अवशोषित कर, जो प्रकाश को अवशोषित कर, यानी जो हमने किचन में गैस चढ़ाया है, ठीक है, जो गैस बनाया है वो आपको इसी तरीके से अवशोषित करता है ना, गैस के बिना तो यूज नहीं होगा। ठीक है, जो मम्मी है, यानी समझ लो तो क्लोरोफिल क्या है, मम्मी लोग है, जो उस जो गैस हो रहा है उसको सही जगह पे यूज कर रही है। ठीक है, जो मम्मी लोग होती है वो क्या होती है कि जो खाना, जो हमने गैस जलाया अब ऐसे ही छोड़ दे तो खाना बनेगा क्या, नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, उस पर सारा खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया, तो ये सब को करने के लिए हम लोगों ने दिमाग लगाया ना, जो हमारी मम्मी लोग हैं, कि हाँ चलो इस पे गैस पे तवा रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, और उसके बाद खाना चालू करेंगे बनाना, तभी बन पाएगा। ऐसे तो नहीं होगा सिर्फ गैस जला दो या चूल्हा जला दो, तो आपको ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए तो बोला जाता है ना, सनलाइट तो हमेशा मिल रहा है ना, लेकिन जब तक क्लोरोफिल जिसमें नहीं पाया जाता है, जिसके घर में खाना बनाने वाला नहीं हो, तब तक खाना नहीं बन सकता है। तो खाना बनाने वाला कौन है हमारा, क्लोरोफिल है। ठीक है, अवशोषित कर उसे दूसरे रासायनिक ऊर्जा में क्या होते हैं, बदलने का काम करते हैं। यानी वही अवशोषित कर वो उसको दूसरे ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जो सनलाइट मिली है, प्रकाश ऊर्जा मिली है, उसको बदल करके दूसरे रासायनिक ऊर्जा में तब्दील करती है, यानी प्रकाश को। ठीक है, इस प्रकार हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। इसको याद रखना। ठीक है, हरित लवक को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। ये सब बहुत क्वेश्चन कॉमन है जो आपको पूछे जाते हैं। फिर क्या है, क्लोरोफिल को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चीजें आपकी बताई गई है। ठीक है, तो इस हरित लवक को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग, और आपकी क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई बोला जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का एक इमेज है, अभी थैलाकॉइड है जिसके अंदर आपके सारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है।
ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी इतना जितना भी आपको बताया गया वो सबको समझ में आ गया है अच्छे तरीके से, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग जैव प्रक्रम या पूरी कक्षा 10th में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। आपकी जो 2025 की जो मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप लगातार से सारा मेहनत करते चलो, सारा आप लोग बनाते चलो, कि क्वेश्चन वगैरह भी बनाते चलो। हम लोग के साथ जो वीडियो है वो उसको बस अच्छे से समझ लो, देख लो और लिख लो, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। आपको लिखने का तरीका पता चल जाता है, सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए हमेशा, जो भी बच्चे हो, और बहुत बहुत मेहनत करो बेटा, ठीक है, क्योंकि आगे जब तक मेहनत नहीं करते ना हम लोग तब तो कुछ भी इस तरीके से हासिल नहीं होता है। हासिल बेसिकली क्या है, आपको पता है कि आपको ग्रो करना है, ठीक है, आपको जो जैसा बनना है, एक समाज को जो भी अच्छे तरीके से लेके चलना है, तो बिना पढ़ाई से या आपको बिना एजुकेशन शिक्षा से वो मुमकिन नहीं होता है। अगर आप शिक्षित होते हो किसी भी मामले में, ठीक है, तो आपको क्या होता है वो आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से फायदा, या बेसिकली फायदा में नहीं है, मतलब क्या आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनाता है जो कि समाज में क्या है अच्छे तरीके से रहने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए बहुत जरूरत है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ो, जो बताया जाता है उसको समझो, क्वेश्चन वगैरह कीजिए, और हम मस्ती तो चलती ही रहती है, ठीक है, खेलना कूदना तो सबका है, तो वो भी रहो, ठीक है, उसमें भी कमी नहीं होनी चाहिए किसी की। बस ये है बैलेंस करके चलनी है चीजें, ये नहीं कि धीरे खेल ही रहे हैं, गेम ही खेल रहे हैं, धीरे दूसरे जगह घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी मैक्सिमम टाइमिंग पढ़ाई पे होनी चाहिए, घर वालों में भी घर के पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके थोड़े बहुत खेलने में, यानी कि आपके जो भी आउटडोर गेम्स है उसमें ज्यादा ध्यान दो तो अच्छा है, ठीक है। और आपकी जो भी चीजें हैं या डॉट्स है इससे रिलेटेड आपको जो भी लगता हो, ठीक है, किसी भी तरीके का वो कमेंट में दे देना। और जो भी आप अपने सारे दोस्तों से, ठीक है, वो ये सब जो वीडियो है आप शेयर करो, सबको बताओ, सिखाओ, ठीक है, कि हाँ तो, और साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है, किस प्रकार से आपको ये जो जीवों में जो खुद स्वयं जो खाना बना लेते हैं हमारे हरे पौधे, वो किस तरीके से इस प्रकाश संश्लेषण से कर पाते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिखते हैं। आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, हंसते खेलते रहिए, ठीक है। थैंक यू।